Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself Shaili Gurwani, your chemistry mentor, and we are discussing our question bank of RBSc. So students, RBSc question bank में पार्ट बी में 1 to 17 क्वेश्चंस हमने कर लिए. आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 18. ठीक है, 18 से लेके पार्ट बी हम कंप्लीट करेंगे. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ following alkyl halide in the increasing order towards SN2 mechanism. तो बच्चों SN2 मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो SN2 मैकेनिज्म में रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री. तो अब तुम्हें यहाँ सर्च करना है कौन सा एल्काइल हैलाइड है. देखो फर्स्ट वाला तो मुझे लग रहा है ये तो 1 डिग्री है. नाउ दिस इज तो हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो आगे 2 से कनेक्टेड है ना, आइसोप्रोपाइल हैलाइड. सो ये 2 डिग्री है और ये वाला बच्चों 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है. नाउ रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN2 मैकेनिज्म. तो रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म, तो हम कहेंगे SN2 मैकेनिज्म में रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है दैट इज 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, है ना. हिंड्रेंस होता है इस वजह से. तो मैं कहूँगी भाई 1 डिग्री तो ये है. सो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा इथाइल क्लोराइड. ग्रेटर देन दिस इज आइसोप्रोपाइल 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड. देन टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड यानी कि 3 डिग्री. सो SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा 1, 2 and 3. Now students, why aryl halide is less acidic towards nucleophilic substitution reaction? तो बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के प्रति हेलोएरीन लेस रिएक्टिव है. क्यों? तो देखो आंसर क्या लिखोगे. इट इज लेस रिएक्टिव ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस. लेस रिएक्टिव ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस. अब बच्चों रीजन कौन कौन से हैं? तो हम कहेंगे देखो हेलोएरीन. बच्चों हेलोएरीन क्या होता है? हेलोजन बॉन्डेड विद बेंजीन, एराइल ग्रुप, एरोमेटिक कार्बन, है ना. तो अब तुम देख सकते हो ये हेलोजन जो है बच्चों ये इस कार्बन के साथ रेजोनेंस में है ना. तो रेजोनेंस में होने की वजह से क्या आता है, कार्बन और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है. तो आपका पहला जो रीज़न है वो क्या है? तो हम कहेंगे देखो ये तो रेजोनेंस में है. रेजोनेंस की वजह से क्या हो गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया. तो हम लिखेंगे पहला रीज़न ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन एरोमेटिक कार्बन को ऐसे लिखना है, एक तरफ डबल बॉन्ड एक तरफ सिंगल बॉन्ड. देखो ये एरोमेटिक कार्बन है ना बच्चों, इधर की साइड डबल बॉन्ड जा रहा है, नीचे की साइड सिंगल बॉन्ड जा रहा है ना. तो ये एरोमेटिक कार्बन. तो मैं कहूँगी ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड, ये कैरेक्टर लिखा है इन CX बॉन्ड. ठीक है. अब इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्यों है? तो हम लिखेंगे क्योंकि इसमें क्या है, रेजोनेंस है ना. हेलोजन अपना लोन पेयर यहाँ शिफ्ट कर रहा है. तो मैं लिख दूं ड्यू टू +M इफेक्ट ऑफ हेलोजन एटम. इस वजह से भी क्या हो गया, इसकी वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया. अब बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन होता तो हेलोजन हट जाता फिनाइल कार्बकेटाइन. तो फिनाइल कार्बकेटाइन तो स्टेबिलिटी नहीं है. तो हम लिखेंगे अगर रिएक्शन कराते भी हो तो फिनाइल कार्बकेटाइन बनता और फिनाइल कार्बकेटाइन क्या है, अनस्टेबल. तो नेक्स्ट रीजन जो हो जाएगा अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बकेटाइन. ठीक है. तो भाई अनस्टेबिलिटी हो गई, डबल बॉन्ड की वजह से सब्सटीट्यूशन क्या हो गया, वैसे ही डिफिकल्ट हो गया. रेजोनेंस तो है ही. और क्या रीज़न लिख सकते हैं? तो बच्चों डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से कार्बन अगर डबल बॉन्डेड है तो कार्बन खुद भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, हेलोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो फिर पोलैरिटी का है. पोलैरिटी क्या होता है, एक हिस्सा पॉजिटिव दूसरा हिस्सा नेगेटिव. तो हम कहेंगे हेलोजन तो नेगेटिव है लेकिन ये कार्बन कौन सा पॉजिटिव हो रहा है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो रहा है. तो हम लिखेंगे ड्यू टू लेस पोलैरिटी. ठीक है, लेस पोलैरिटी इन CX बॉन्ड.
तो कार्बन और हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसमें पोलैरिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन जो है वो डिफ़िकल्ट है। क्लियर? तो ये 4 रीज़न है जो इनको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए कम रिएक्टिव बनाते हैं, लेस रिएक्टिव बनाते हैं। क्लियर? अब चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक नेचर ऑफ COF6-3 कॉम्प्लेक्स अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इसने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई वीबीटी के हिसाब से आपको आंसर देना है। अब देखो पूरी वीबीटी के सारे पॉइंट्स आपको काम आने वाले हैं। अब पहले मैं कॉम्प्लेक्स देख लेती हूँ। तो भाई कॉम्प्लेक्स है हेक्साफ्लोरिडो कोबाल्टेट थर्ड। पहला काम है बच्चों सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो कोबाल्ट हो गया X, फ्लोरीन का चार्ज होता है -1, 6 फ्लोरीन है तो 6 से मल्टीप्लाई करो, ओवरऑल चार्ज है बच्चों -3। तो X इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? तो X इक्वल्स टू +3। ठीक है, चार्ज आ गया हमारे पास। नाउ स्टूडेंट्स कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 27, SeTV, कार्मे 25, फेकोनी, आयरन कोबाल्ट निकल, आयरन 26, कोबाल्ट 27। तो मैं कहूँगी भाई यहाँ एटॉमिक नंबर है कोबाल्ट का 27। नाउ बच्चों 27 है, कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो 18 आर्गन है ना, 18 पे आर्गन 4s2 3d7। लेकिन मेरे पास कोबाल्ट नहीं है भाई, कोबाल्ट तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो बच्चों कोबाल्ट +3 को लिखना है आर्गन और 3d6। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू वीबीटी सबसे पहले हम ग्राउंड स्टेट डिज़ाइन कर लेंगे। तो भाई हमारे पास है 3d ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, सो दिस इज 3d, दिस इज 4s, 3d के बाद 4s और 4p। ओके, अब बच्चों 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो मैं कह दूंगी 6, सो 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। ठीक है, अब बच्चों F6 है, हालांकि वीबीटी तो नहीं बताता स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है ना, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हमें SFL और WFL पहले से पता होना चाहिए। तो बच्चों फ्लोरीन जो है F- जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है ना, तो फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब इनर डी ऑर्बिटल काम में नहीं लेना है, आउटर डी ऑर्बिटल काम में लेना है, इसको नहीं छेड़ना है। तो भाई 4s 4p और हम बना देते हैं 4d। ठीक है, नाउ दिस इज 4d। अब क्या करना है? तो देखो हमारे पास 6 लिगेंड हैं, 6 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो बच्चों 6 वेकेंट ऑर्बिटल, तो देखो पहला sp3 ले ले, है ना, ये 1 हो गया, 3 4 हो गए, d के 2 ऑर्बिटल उठाने पड़े। तो 6 sp3 d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है भाई, 6 sp3 d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हमें क्या क्या बताना था? ऑक्सीडेशन स्टेट ये रहा +3, हाइब्रिडाइजेशन तो हम कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2। ठीक है, अब क्या बताना है? ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में क्या करेंगे? 6 की ज्योमेट्री तो बच्चों ऑक्टाहेड्रल। तो देखो सेंटर में तो हो गया कोबाल्ट +3, स्क्वायर बनाना, थोड़ा रेक्टेंगल दिख रहा है, स्क्वायर बनाओ, 4 ये हो गए, 5th अबव द प्लेन, 6th बिलो द प्लेन। तो हम कहेंगे 6 फ्लोराइड आयन जो है, ये रहे 6 फ्लोराइड आयन, ये चारों तरफ बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब इस ज्योमेट्री का नाम क्या है? तो बच्चों इस ज्योमेट्री का नाम है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब क्या पूछा इसने? ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, हाइब्रिडाइजेशन आ गया, ज्योमेट्री आ गया, नाउ मैग्नेटिक नेचर। तो बच्चों इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं? तो हम कहेंगे 4 है। ठीक है, तो सिंस दिस कॉम्प्लेक्स हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, तो इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, so it will be
क्या होगा? तो हम कहेंगे जहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो कलर्ड होता है और पैरामैग्नेटिक, तो कलर तो पूछा नहीं है तो आप लिख दो पैरामैग्नेटिक, ठीक है। सो इट विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। नाउ मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड कर लेते, मान लो अगर एग्जाम में आ गया तो बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है √n+2। n क्या है बच्चों? तो n है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, तो मैं कहूँगी भाई इस कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4, ठीक है। म्यू निकालू तो म्यू हो जाएगा √4, 4+2, तो बच्चों √24। अब 25 का रूट 5 होता है, तो तुम्हारे पास तो कितना है? 24 है, तो 5 से कम बट नियर टू 5, तो ये हो जाएगा 4.9 लिख दूँ अप्रॉक्स, 4.9 यूनिट है बोहर मैग्नेटॉन। सो म्यू का आंसर जो होगा दैट विल बी 4.9 BM। क्लियर? तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, VBT के अकॉर्डिंग हमें इस कॉम्प्लेक्स को सॉल्व करना है, ठीक है। चेक करो उसको। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, वाई सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब बच्चों बताओ कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीते हो कि गर्म कोल्ड ड्रिंक? तो हम कहते हैं ठंडी पियेंगे, गर्म में क्या होगा? गैस उड़ जाएगी। हम कहते हैं ना फटाफट कोल्ड ड्रिंक पी लो तो गैस उड़ जाएगी, गर्म हो जाएगी, गैस उड़ जाएगी। तो वही तो पूछ रहा है, गर्म हो जाएगी, गैस उड़ जाएगी, बस ये चीज़ आपको लिखनी है। क्या लिखेंगे? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सही। अगर हमने क्या किया बच्चों, तो हमने बढ़ाया टेम्परेचर, और इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस विल ऑल्सो इंक्रीज। तो हम कहेंगे हाँ ये तो हमने पढ़ रखा है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस भी यही कहती है कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बच्चों टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो गैस स्केप्स फ्रॉम द सॉल्यूशन, है ना। गैस की नेचर तो उड़ने की, गैस तो उड़ जाएगी, सेटल डाउन तो होगी नहीं, तो हम कहेंगे गैस स्केप्स फ्रॉम द सॉल्यूशन, गैस इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सो एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड तो डिक्रीज हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड तो वो डिक्रीज हो जाएगी। सो डिक्रीजेस। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट अमाउंट ऑफ NaCl needed to prepare 200 ml of 5% weight by volume solution of NaCl। तो बच्चों वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला क्या है? तो देखो वेट मतलब मास, मास किसका? जिसको घोलना है, तो NaCl है आपके पास। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख दूँ, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन आपने लिखा है बच्चों V यानी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम किसका होगा? तो हम कहेंगे वॉल्यूम हो जाएगा सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और परसेंट में आंसर कब आएगा? जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला ये है। अब सॉल्व करो, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो व्हाट अमाउंट ऑफ NaCl, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तो पूछा है। टू प्रिपेयर 200 ml, तो वॉल्यूम हो गया 200 ऑफ 5% वेट बाय वॉल्यूम। तो बच्चों वेट बाय वॉल्यूम परसेंट में रखना है इसको 5, तो हम लिखेंगे वेट बाय वॉल्यूम परसेंट तो हो गया 5 इक्वल्स टू सॉल्यूट कौन है? NaCl, तो मास ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम है बच्चों 200 ml और परसेंट है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट जो होगा दैट विल बी 10 ग्राम। तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों मास ऑफ सॉल्यूट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विल बी 10 ग्राम। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम,
सिल्वर क्रिस्टलाइजेज इन FCC लैटिस है यहाँ पे, सिल्वर crystallizes in FCC lattice if edge length of the unit cell is 4.07 into 10 to the power minus 8 centimeter and density is 10.5 gram per centimeter cube. Find atomic mass of silver. तो बच्चों यहाँ पे आपको FCC लैटिस दे रखा है, तो ZFCC कितना होगा, तो हम कहेंगे ZFCC होता है 4, तो ZFCC हो गया हमारे पास 4, ठीक है। अब एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, तो बच्चों एज लेंथ यानी A कितना है 4.07 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, और डेंसिटी है आपके पास कितनी, तो डेंसिटी है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर। Z है आपके पास, पूछा क्या है एटॉमिक मास ऑफ द सेल, ठीक है। और अच्छा एवोगैड्रो नंबर चाहिए आपको, तो एवोगैड्रो नंबर होता है 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23। क्लियर। अब हमें क्या करना है, क्रिस्टल यूनिट सेल की डेंसिटी का फॉर्मूला लगाना है। तो बच्चों डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो डेंसिटी का फॉर्मूला है Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन। नाउ डेंसिटी कितना है, तो मैं कह दूंगी भाई डेंसिटी है 10.5। FCC यूनिट में Z की वैल्यू 4, मोलर मास आपको फाइंड करना है। नाउ ए क्यूब, तो बच्चों A कितना होता है 4.07 इंटू गिवन है आपको 10 टू द पावर माइनस 8 क्यूब, और एवोगैड्रो नंबर सो 6.02 10 टू दी पावर 23, ठीक है। और सॉल्व करें इसको, तो देखो 10.5 इक्वल्स टू 4m डिवाइडेड बाय 4.07 का तो क्यूब करना है, ठीक है। अब बच्चों 10 टू दी पावर माइनस 8 का क्यूब कितना हो गया, तो हम कहेंगे 8 3 24 हो गया। 10 टू दी पावर माइनस 8 इंटू माइनस 8 इंटू, तो हम कहेंगे 10 टू दी पावर माइनस 24। नाउ अब आपके पास क्या है 6.02 और 10 टू दी पावर है 23, ठीक है। तो बच्चों 10 टू दी पावर प्लस का 23 माइनस का 24 कैंसिल, 10 टू दी पावर माइनस 1 ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो 10.5 इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 1 को ऊपर ले लो 10 हो जाएगा, तो 40m डिवाइडेड बाय 4.07 का क्यूब मल्टीप्लाई विथ 6.02। अब इसको सॉल्व करोगे बच्चों, तो इसको सॉल्व करने से जो तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी 107.9, ठीक है। अब एग्जाम में तुम्हें लगा इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, आपसे सिल्वर का ही तो एटॉमिक मास पूछा है, कैलकुलेशन करोगे तो सिल्वर का एटॉमिक मास के नियर अबाउट, तो सिल्वर का एटॉमिक मास 108 है ना, तो उसके आसपास आंसर आएगा। अब तुमने 108 पॉइंट समथिंग लिख दिया तो भी ठीक है, 107 पॉइंट समथिंग लिख दिया तो भी ठीक है, ठीक है। तो मोलर मास हो जाएगा एटॉमिक मास 107.8, तुम्हें अप्रॉक्सीमेट लिख देना ग्राम पर मोल। दिस विल बी फाइनली एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं बच्चों, एक्सप्लेन हेनरीज लॉ। तो बच्चों हेनरी लॉ क्या है, तो मैं कहूँगी हेनरी के अकॉर्डिंग हेनरी लॉ बताता क्या है, तो हेनरी लॉ बताता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा ध्यान रखोगी, क्या लिखोगी, ये क्या बताता है, तो आपको लिखना है इट टेल्स अबाउट solubility of gas, solubility of gas in liquid। हेनरी लॉ जो है लिक्विड के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी बताता है, और बच्चों टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर है क्या हेनरी लॉ। तो बच्चों हेनरी क्या कहता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ गैस की सॉल्युबिलिटी किस में, लिक्विड में,
at constant temperature is directly proportional to applied pressure when gas is in equilibrium with liquid. क्या कंटेनर क्लोज रखोगे ना, खुला कंटेनर होगा तो कितना ही प्रेशर लगाओ गैस तो उड़ जाएगी, ठीक है। तो आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ amount of gas dissolved in liquid at constant temperature, ठीक है। डिजॉल्व इन लिक्विड या डिजॉल्व इन फिक्स्ड वॉल्यूम होना चाहिए ना, वॉल्यूम भी फिक्स रखना, 1 लीटर में घोल रहे हो 2 लीटर में घोल रहे हो, ठीक है। तो डिजॉल्व इन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर is directly proportional to applied pressure when gas is in equilibrium विद सॉल्वेंट या लिक्विड मान लो, क्योंकि सॉल्युबिलिटी तो लिक्विड में बता रहे। तो अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व्ड इन गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लिख देते, ठीक है। तो प्रॉपर आंसर हो जाएगा गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर व्हेन गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड या सॉल्वेंट। Now write any 3 differences between ideal and non-ideal solution. तो बच्चों डिफरेंसेस वाला क्वेश्चन हमेशा इस तरीके से कर, अगर डिफरेंसेस प्रॉपर बनते हैं तो, ठीक है। बहुत बार क्या होता है एक्सप्लेन कर दो अलग अलग तो भी डिफरेंस हो गया, और प्रॉपर डिफरेंस बन रहे हैं तो आपको एक लाइन खींच के फिर दोनों को डिफरेंशिएट करना है, यहाँ आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो भाई आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? तो जो राउल्स लॉ को फॉलो करे वो आइडियल, जो राउल्स लॉ को फॉलो ना करे वो नॉन आइडियल। तो पहला तो पॉइंट लिख देते हैं हम, क्या लिखें? तो यहाँ लिख दो दे फॉलो राउल्स लॉ, ठीक है, दे फॉलो राउल्स लॉ। अब क्या है राउल्स लॉ? तो भाई राउल्स लॉ है P टोटल इक्वल्स टू P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी। तो जो राउल्स लॉ को फॉलो करे वो आइडियल सोल्यूशन, और बच्चों नॉन आइडियल तो आपको लिखना है दे डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ। तो इनके लिए क्या लिखोगे? तो हम कहेंगे P टोटल नॉट इक्वल्स टू P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी, ठीक है। अब बच्चों आइडियल सॉल्यूशन, 1 लीटर लिक्विड A में 1 लीटर लिक्विड B मिला है, तो दोनों का वॉल्यूम मिला के 2 लीटर होना चाहिए, ना तो 2 लीटर से कम ना 2 लीटर से ज़्यादा। मतलब आपको लिखना है ऑन मिक्सिंग 2 लिक्विड्स डेल्टा V मिक्स इक्वल्स टू 0। लेकिन नॉन आइडियल होगा तो बच्चों या तो नए बॉन्ड बनाएगा या पुराने बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो या तो मॉलिक्यूल दूर चले जाएंगे या मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे। तो दोनों ही सिचुएशन में वॉल्यूम जो है वो चेंज इन वॉल्यूम 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ चेंज इन वॉल्यूम होगा। तो यहाँ डेल्टा वी मिक्स 0, यहाँ डेल्टा वी मिक्स नॉट इक्वल्स टू 0। अब बच्चों आइडियल सॉल्यूशन, तो हम कहेंगे कि भाई आइडियल की बात करोगे तो मैंने आपको क्या बताया, 1 लीटर मिला है ना, या 2 लिक्विड जब मैंने मिला है तो ना तो नया बॉन्ड बनेगा, है ना। तो बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो आपने मना कर दिया बॉन्ड नहीं बनेगा, और ना ही कोई पुराना बॉन्ड टूटेगा। तो जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो आप तो कह रहे हो कुछ ही नहीं होगा, तो फिर कोई हीट चेंज भी नहीं होगा। डेल्टा H मिक्स इक्वल्स टू 0, है ना। लेकिन यहाँ तो आप कह रहे हो नॉन आइडियल, मतलब या तो पुराना बॉन्ड टूट जाएगा या नया बनेगा। तो बच्चों अगर बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी चाहिए बाहर से, और बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होगी, तो कुछ ना कुछ तो होना है। मतलब डेल्टा H मिक्स नॉट इक्वल्स टू 0,
ठीक है, तो आपको कोई 3 डिफरेंसेस पूछे तो 3 डिफरेंसेस क्लियर। तो ये है डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट बच्चों न्यूमेरिकल है, कोलराउश लॉ पे बेस्ड है शायद। मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl, सोडियम एसिटेट एंड NaCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आर कितनी है? 426, 91 और 126.45 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रिस्पेक्टिव। ओके, तो बच्चों देखो लैम्डा इन्फिनिटी यानी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन HCl क्या होगा? तो कोलराउश क्या कहता है कि भाई कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो कैटायन की कंडक्टेंस और एनायन की कंडक्टेंस के सम के इक्वल है। इन दोनों को ऐड कर दो तो लैम्डा इन्फिनिटी HCl आ जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूँ तो HCl वाले का आंसर है 426.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, अब दूसरा क्या है? तो है सोडियम एसिटेट। तो बच्चों लैम्डा इन्फिनिटी CH3COONA कितना है? तो मैं कहूँगी एसिटेट माइनस और Na प्लस, इसका वैल्यू कितना है? तो बच्चों इसका वैल्यू है 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और थर्ड क्या है बच्चों? NaCl। तो लैम्डा इन्फिनिटी NaCl यानी कि लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस है ना भाई। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस क्या होती है? कैटायन की कंडक्टेंस और एनायन की कंडक्टेंस का सम होती है। तो ये कितना है भाई? तो ये हमारे पास है 126.45। ठीक है, अब क्या करना है? तो अब आपसे पूछा है कि भाई इन तीनों को मैनिपुलेट करो और हमें एसिटिक एसिड की कंडक्टेंस बता दो, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो बच्चों एसिटिक एसिड की कंडक्टेंस होगी एसिटेट माइनस CH3COO माइनस और H प्लस। तो एसिटेट माइनस तो मुझे मिला, इनको नंबर दे देते इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। तो बच्चों एसिटेट माइनस तो मिला इक्वेशन 2 में और H प्लस मिला इक्वेशन 1 में। देखो तोड़ो उसको, एसिटेट माइनस और H प्लस ये है ना। लेकिन मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दूं तो प्रॉब्लम क्या है कि भाई Na की कंडक्टेंस Cl की कंडक्टेंस एक्स्ट्रा आ रही, तो भाई इस एक्स्ट्रा को इस एक्स्ट्रा से माइनस कर दो। इन दोनों को ऐड करो तो एक्स्ट्रा क्या हो गया? NaCl। तो ये वाला है ना NaCl, इसको माइनस कर दो। तो तुम्हें ले दे के क्या करना है? तो आपको बताना है इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा वो होगा लैम्डा इन्फिनिटी एसिटेट माइनस और लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस। ठीक है, किसके बराबर? तो भाई इक्वेशन 1 क्या है? 426.1। इक्वेशन 2 क्या है? तो हम कहेंगे 91 और इक्वेशन 3 क्या है? तो ये है 126.45। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड किया तब तो आया लैम्डा इन्फिनिटी CH3COOH। ठीक है, अब सॉल्व कर लो भाई। 426.1 तो 426.1 में ऐड क्या करोगे? 91, तो ये हो जाएगा 517.1 और इसमें से माइनस कर दो। क्या माइनस करना है? 126.45। तो बच्चों ये आएगा 390.65। तो फाइनल आंसर विल बी 390.65 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था बच्चों बेस्ड ऑन कोलराउश लॉ। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नाउ ड्रॉ डायग्राम ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड। तो बच्चों सिर्फ डायग्राम बोला है तो डायग्राम ही बनाएंगे। होता क्या है तो मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। भाई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसमें होता है प्लैटिनम का वायर, इसके बेस पे होता है प्लैटिनम फॉइल। अब वायर इतना पतला है
तो ये टूट जाएगा। तो प्लैटिनम वायर सील्ड इन अ ग्लास ट्यूब, ठीक है। और ये प्लैटिनम फॉइल जो है ये पूरी की पूरी आपको ब्लैक बनानी है। दिस इज कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक, ठीक है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मेड अप ऑफ प्लैटिनम, थिन प्लैटिनम वायर सील्ड इन ग्लास ट्यूब, एट द बेस देयर इज प्लैटिनम फॉइल, ठीक है, कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक। फिर दिस इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ H प्लस आयन, ठीक है। तो अभी क्या क्या बनाया, तो भाई हमने बनाया H प्लस आयन कंटेनिंग सॉल्यूशन, ठीक है। तो भाई H प्लस आयन कंटेनिंग सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन है 1 मोल पर लीटर है। क्या हमारे पास, तो हमारे पास है एक प्लैटिनम का वायर, बाहर क्या है, तो हमारे पास है ग्लास ट्यूब, ठीक है। बेस में क्या था, प्लैटिनम फॉइल। काला क्यों किया है, तो हम कहेंगे कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक, ठीक है। नाइट्रोजन गैस को ये एब्जॉर्ब कर ले इसलिए प्लैटिनम ब्लैक से कोटेड किया। नाउ स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन गैस इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन, ठीक है। तो भाई हाइड्रोजन गैस पास करेंगे, टेम्परेचर क्या रखेंगे, 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर, ठीक है। तो ये आपका हो गया डायग्राम। अच्छा बनाना एग्जाम में है ना, मेरी राइटिंग ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है तो आपको अच्छा बनाना है प्रॉपर। तो इसके नीचे भी लिखना है बच्चों प्रॉपर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब रिप्रेजेंट कैसे करें, तो भाई ये तो एज अ कैथोड भी बिहेव कर सकता है और एनोड भी बिहेव कर सकता है। तो बोला तो नहीं इसने, तो आपको पूरा मेंशन करना है। आपको क्या लिखना है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन एक्ट एज एनोड एज वेल एज कैथोड, ठीक है। तो आप बता दो भाई, मुझे तो पता है कि भाई ये दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। अब आपने पूछा ही नहीं तो मैं दोनों बता देता हूं। तो शी एज एनोड, कि भाई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड है। तो बच्चों एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होगा, जब हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होगा, H प्लस। और हाइड्रोजन के पास आपको लिखना है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, है ना भाई। H प्लस तो सॉल्यूशन में आएगा, हाइड्रोजन का है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब हाइड्रोजन के नीचे लिखेंगे प्रेशर और H प्लस के नीचे लिख देंगे कंसंट्रेशन, ठीक है। नाउ शी एज कैथोड, भाई हमारा जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये कैथोड की तरह भी बिहेव कर सकता है, ओके। तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो H प्लस किस में बदल जाएगा, H2, फिर यहाँ लिख देना प्लैटिनम, है ना। अब जहाँ हाइड्रोजन गैस है वहाँ प्रेशर और जहाँ H प्लस आयन है वहाँ कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर। तो ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डायग्राम और इसका रिप्रेजेंटेशन। चलो नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाई रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड बाय कैटलिस्ट, एक्सप्लेन विद डायग्राम। तो बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज, क्या होती है रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम कहेंगे भाई रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड। तो स्पीड फिजिक्स में तो पढ़ा था डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितने टाइम में कितना चल लिए। केमिस्ट्री में तो कितने टाइम में कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन, किसका कंसंट्रेशन, तो हम कहेंगे भाई रिएक्टेंट भी हो सकता है और प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है, विद पर यूनिट टाइम, है ना भाई। 1 मिनट में कितना चेंज आया, 1 घंटे में कितना आया, 1 सेकेंड में कितना आया, उसे हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ व्हाई रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड बाय कैटलिस्ट,
तो बच्चों ग्राफ बना लेते, कैटेलाइज्ड रिएक्शन और अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन का ग्राफ। अब कैटलिस्ट ऐसा करता ही क्या है कि रिएक्शन की जो स्पीड है बच्चों वो बढ़ जाती है। तो सोचो, कुछ आइडिया है तुम्हें कि भाई कैटलिस्ट ऐसा क्या कर लेगा? तो हम कहेंगे देखो, कोई भी रिएक्शन जब स्टार्ट होती है तो रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। कभी भी कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होती है तो रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, लेकिन डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं हो जाता, उसको एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। तो अगर मैंने यहाँ लिखा है बच्चों रिएक्टेंट, तो सीधा सपाट प्रोडक्ट नहीं आएगा, है ना, उसको एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है, तब जाके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अब इस रिएक्टेंट को यहाँ पहुँचने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो एनर्जी है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना, यहाँ से लेना है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ओके, तो बच्चों ये तो थी बिना कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन। अच्छा, ग्राफ किस किस के बीच में? तो बच्चों ग्राफ है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कैसे आगे चल रही, तो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में ग्राफ है ना। तो ग्राफ कह रहा है कि भाई रिएक्शन आगे बढ़ने के लिए हमें प्रॉपर एनर्जी तो चाहिए। अब कैटलिस्ट ले लिया बच्चों, तो देखो ये बैरियर, भाई यहाँ से यहाँ जाने के लिए 100 जूल एनर्जी चाहिए। कैटलिस्ट क्या करेगा, इस बैरियर को ही गिरा देगा, है ना। तो ये कैटलाइज्ड रिएक्शन और ये क्या हो गया, तो हम कहेंगे ये है अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, कैटलाइज्ड रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हुई ना, है ना। अनकैटलाइज्ड मतलब एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, और कैटलाइज्ड मतलब क्या, तो मैं कहूँगी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट ने क्या किया, तो हम कहेंगे एनर्जी बैरियर को कम कर दिया, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया, कम कर दिया। अब एक्टिवेशन एनर्जी तो भैया अब ये है ना, अब इतनी ही चाहिए, है ना, बराबर लिया ना इसके, तो ये हो गया EA डैश। तो ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ ये बनाना है। क्या पूछा इसने, वाई रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड, तो तुम क्या लिखोगी, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या हो जाएगी, तो हम कहेंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिक्रीजेस, ठीक है। क्या होती है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, जो एनर्जी चाहिए, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, दैट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो वही उसको डाउन कर दिया। तो पहले तुम्हें यहाँ से यहाँ जाना था, टाइम ज़्यादा लगता, है ना, हर कोई तो यहाँ नहीं पहुँच पाता, लेकिन अब तुम्हें यहाँ से यहीं जाना है तो टाइम भी कम लगेगा, और बहुत सारे मॉलिक्यूल जो यहाँ पहुँचे थे ऊपर नहीं पहुँचे थे, तो अब जो यहाँ पहुँचे वो सब कन्वर्ट हो जाएंगे, तो स्पीड बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि भाई कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देता है। क्लियर, एक्सप्लेन विद ग्राफ हो गया आपका। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रूव दैट टाइम टेकन टू 99% कंप्लीशन, यानी T99 ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 2 times ऑफ 90% कंप्लीशन। मतलब T99 जो है वो 90% कंप्लीशन का डबल है, ठीक है। तो पहले 99% की बात कर लेते हैं बच्चों। तो फॉर 99% कंप्लीशन, अब देखो अगर 99% रिएक्शन खत्म हो गई, है ना भाई, 100 ml या 100 मोल पर लीटर मैंने रिएक्टेंट लिया था, अभी 99% खत्म हो गया, तो बचा तो एक ही ना। तो मैं कहूँगी भाई अगर 99% कंप्लीशन है तो शुरू में A को मान लेती हूँ 100, A माइनस एक्स मतलब बचा हुआ, तो बचा हुआ कितना होगा 100 माइनस 99 यानी कि 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, T निकालना है। तो फॉर्मूला T99 इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय K लॉग बेस 10। A की जगह रखना है 100 और A माइनस एक्स की जगह क्या रखना है, ठीक है।
अभी log 100 क्या हो गया, तो मैं कहूँगी log 100 10 की पावर 2, ठीक है। तो T99 इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय के, है ना, और log 100 मतलब log 10 की पावर 2, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1। ओके, अब क्या करना है, 19% कंप्लीशन, तो अब हम लिख देते हैं फॉर 90% कंप्लीशन। अब बच्चों 90% कंप्लीट होगा तो वापस a मान लेती हूँ मैं कितना, तो a हो गया 100, a माइनस एक्स, तो अभी 90% कंप्लीट हुई, मतलब 10 पार्ट तो बचा है, तो बची हुई कंसंट्रेशन हो गई 10, ठीक है। अभी T90, तो T90 क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग बेस 10 100 अपॉन 10, ठीक है। अब log 10 तो होता है 1 और log 100, तो बच्चों log में जितने जीरो होते हैं ना वही आंसर होता है ना। मान लो एग्जाम में दिए ही नहीं, log 100 तो जीरो 2 है ना, तो 2 आंसर है इसका, ठीक है। log 10 में जीरो 1 है ना, तो 1 आंसर है। या 10 to the power 2 तो पावर आगे आ जाती है, तो 2 log 10, log 10 1 होता है, तब भी आंसर तो 2 ही आना है, ठीक है। अब तुम क्या करो, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में डिवाइड करो, ठीक है। तो भाई T99 अपॉन T90, ठीक है, 2.303 अपॉन के, ठीक है, मल्टीप्लाई विद पावर आगे आ जाएगी ना 2, log 10 तो 1 है, और डिवाइडेड बाय 2.303 डिवाइडेड बाय के, log 10 की वैल्यू तो 1 है, ठीक है। अब तो सब कुछ कैंसिल ही लग रहा है ना, तो मैं कहूँगी भाई ये चीज़ें तो कैंसिल हो गई, तो T99 इक्वल्स टू T90 उधर ले जाओ, तो 2 इंटू T90, तो क्या हमें यही प्रूफ करना था, देखो क्या प्रूफ करना था, T99 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ T90, प्रूफ हो गया, तो आपको लिखना है हैंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म एट लो, हाई एंड इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर। तो एक लाइन जो मैं बोल रही हूँ आपको लिखना है पहले कि फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म टेल्स या गिव्स रिलेशन बिटवीन अमाउंट ऑफ एडसॉर्प्शन एंड इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर। लोअर हाई पे तो पहले ही पता था, इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है। अब ये बता तो यही रहा है कि भाई कितने प्रेशर पे अमाउंट ऑफ एडसॉर्प्शन कितना होगा, अमाउंट ऑफ एडसॉर्प्शन को हम लिखते हैं x/m, ठीक है। अब आपको क्या पूछा है भाई, तीनों पे बताओ, ओके। तो अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म एट लो प्रेशर, तो बच्चों लो प्रेशर पे x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p और x/m इक्वल्स टू k, ठीक है। अब एट हाई प्रेशर, तो बच्चों हाई प्रेशर पे डिपेंड करता ही नहीं है ना, तो आपको लिखना है x/m प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0 और x/m इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। नाउ इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर, तो एट इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर पे होगा क्या, तो हम कहेंगे x/m प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n, ठीक है। लो पे तो p की पावर 1 था, हाई पे p की पावर 0 है, और इंटरमीडिएट पे क्या है, p की पावर 1/n। n की वैल्यू जो है बच्चों दैट विल बी बिटवीन 0 to 1, ठीक है। नाउ x/m, तो x/m इक्वल्स टू k p की पावर 1/n, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन 1, नाउ दिस इज इक्वेशन 2, और ये आपका हो जाएगा इक्वेशन 3। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है, x/m इक्वल्स टू k p टू द पावर 1/n। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉब्लम है व्हाट इज गोल्ड नंबर। अभी गोल्ड नंबर जो है ये आपका क्वेश्चन लिया है सरफेस केमिस्ट्री से,
अब देखो होता क्या है गोल्ड नंबर, तो देखो आपने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा है, दो तरह के कॉलोइडल सॉल्यूशन होते हैं, एक लायोफिलिक और एक लायोफोबिक। लायोफिलिक मतलब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम में अट्रैक्शन, और फोबिक मतलब दोनों में रिपल्शन। अब सीधी सी बात है कि भाई दोनों के बीच में अट्रैक्शन है तो सॉल्ट स्टेबल, और रिपल्शन है तो सॉल्ट लेस स्टेबल, है ना। तो मैं कहूँगी भाई फिलिक वाला तो बढ़िया स्टेबल है, फोबिक वाला अनस्टेबल है। अब मुझे इस फोबिक सॉल्ट को बचाना है, तो बचाना है तो ये कह रहा है आप मिलाओ लायोफिलिक सॉल्ट। लायोफिलिक क्या करता है, फोबिक के चारों तरफ प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, उसे हम प्रोटेक्टिव कॉलॉइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो गोल्ड नंबर क्या है, तो भाई गोल्ड नंबर, तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई मुझे प्रोटेक्ट करना है किसको, लायोफोबिक को, क्योंकि वो पहले से अनस्टेबल है, ठीक है। अब लायोफोबिक सॉल्ट में अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट मिला लूँ तो भाई इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, आयन छोड़ता है, ये किसी एक आयन को एब्जॉर्ब करके न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब प्रेसिपिटेट हो जाएगा, है ना। अब प्रेसिपिटेट हो जाएगा तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो मुझे इसे प्रोटेक्ट करना है किससे, इलेक्ट्रोलाइट से, ठीक है। तो मैं इसमें क्या मिलाऊंगी, तो मैं मिलाऊंगी लायोफिलिक सॉल्ट, है ना। वो क्या करेगा, तो भाई वो इसके चारों तरफ प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगा, ठीक है। तो बस ये लायोफिलिक मैंने कितना मिलाया कि ये बच गया, इसका प्रोटेक्शन हो गया, उसे मैं कह दूंगी गोल्ड नंबर, है ना। तो गोल्ड नंबर क्या है, लायोफिलिक सॉल्ट का अमाउंट है ड्राई स्टेट में मिलीग्राम्स, जो प्रोटेक्ट करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है, लायोफोबिक सॉल्ट। अब लायोफोबिक होता है बच्चों मेटल सॉल्ट, तो यहाँ मैं ले लेती हूँ किसकी रक्षा करनी है, तो मैं लिख देती हूँ 10 ml गोल्ड सॉल्ट, इसको बचा लो, ठीक है। किससे बचाना है, तो मैं कह दूंगी भाई इलेक्ट्रोलाइट से बचाओ। तो इलेक्ट्रोलाइट है मेरे पास 1 ml ऑफ 10% NaCl। बस अब इस तीनों बातों को मिला के बच्चों आपको क्या करना है, इन तीनों बातों को मिला के तुम्हें गोल्ड नंबर का डेफिनेशन बनाना है। सोचो क्या करोगी, सारी बातें जो मैंने बोर्ड पे लिखी हैं वो अंदर आनी चाहिए, यानी 10 ml गोल्ड सॉल्ट तो आएगा ही सही। अब 10 ml गोल्ड सॉल्ट को बचाना है किससे, तो मैं कह दूंगी 1 ml 10% NaCl से। तो बचाओ, तो बचाने के लिए क्या मिलाएंगे, फिलिक सॉल्ट। कितना मिलाएंगे, वो अमाउंट मिलीग्राम्स में और ड्राई स्टेट में, उसे मैं कह दूंगी गोल्ड नंबर, ठीक है। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या बनेगा, तो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट, ठीक है। और चाहिए मुझे ड्राई स्टेट में, है ना, तो अमाउंट ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट इन मिलीग्राम्स, ठीक है। क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, किसको प्रोटेक्ट करना है, 10 ml रेड गोल्ड सॉल्ट टू प्रोटेक्ट 10 ml गोल्ड सॉल्ट, ठीक है। किससे प्रोटेक्ट करना है, 10% NaCl का 1 ml, तो टू प्रोटेक्ट 10 ml गोल्ड सॉल्ट फ्रॉम 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन, ठीक है, इससे प्रोटेक्ट करना, इज कॉल्ड क्या बोलेंगे इसे, तो हम बोलेंगे इज कॉल्ड गोल्ड नंबर, ठीक है। तो ये है गोल्ड नंबर का डेफिनेशन बच्चों, कि हमें प्रोटेक्ट करना है लायोफोबिक सॉल्ट को, यानी कि 10 ml गोल्ड सॉल्ट को 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन से। तो मैंने फिलिक कितना मिलाया उसका मिलीग्राम्स में ड्राई स्टेट में अमाउंट, दैट विल बी गोल्ड नंबर। नाउ बच्चों ये तो हो गया ए पॉइंट आपका। सेकेंड है व्हाट इज हार्डी-शूल्ज रूल। अब हार्डी-शूल्ज रूल क्या है, तो भाई हार्डी-शूल्ज कहता है कि आप अगर कोई कॉलोइडल सॉल्यूशन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो आप इलेक्ट्रोलाइट मिलाओगे। अब इलेक्ट्रोलाइट में से वो क्या करेगा, भाई अगर आपका फेज का पार्टिकल या कॉलोइडल सॉल्ट बोल दो, अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव को अपनी सरफेस पे अट्रैक्ट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, और सॉल्ट आपका नेगेटिव है तो इलेक्ट्रोलाइट में से प्लस को अपनी सरफेस पे क्या करेगा, एडजॉर्ब करेगा। अब वो जिसको भी एडजॉर्ब करता है दैट विल बी एक्टिव आयन।
अब हार्डी-शूल क्या कहता है बच्चों, ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ एक्टिव आयन ग्रेटर विल बी कोएगुलेशन। क्लियर? तो शॉर्ट में अगर आपको लिखना है तो अकॉर्डिंग टू हार्डी-शूल्ज क्या लिखेंगे, ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ एक्टिव आयन, वैलेंसी ऑफ एक्टिव आयन किसमें है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट में। एक्टिव आयन ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ एक्टिव आयन किसका, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट का, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ग्रेटर विल बी कोएगुलेशन पावर। ठीक है, अब अगर नंबर ज़्यादा हो बच्चों तो एग्जाम्पल दे के समझा देना। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं चाहती हूँ कि मुझे कोएगुलेट करना है। अच्छा, कोएगुलेट प्रेसिपिटेट एक ही है। फॉर एग्जाम्पल टू प्रेसिपिटेट फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट। ठीक है, अब फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट जो है ना बच्चों वो पॉजिटिव सॉल्ट है। ठीक है, तो भी प्लस को प्रेसिपिटेट करना है तो इलेक्ट्रोलाइट तो दोनों आयन देता है, प्लस भी देता है माइनस भी देता है, लेकिन ये माइनस को अपनी सरफेस पे अट्रैक्ट करेगा और डिसॉल्व करेगा। क्यों? क्योंकि खुद प्लस है ना। तो अब माइनस आपका एक्टिव आयन है, तो मान लो मैंने 4 आयन लिए हैं जो नेगेटिव आयन, 4 इलेक्ट्रोलाइट लिए। पहले में जो नेगेटिव आयन है दैट इज फेरोसाइनाइड, दूसरे में है बच्चों फॉस्फेट, तीसरे में है सल्फेट और चौथे में है क्लोराइड। अब हार्डी-शूल्ज क्या कहता है, ग्रेटर द वैलेंसी ग्रेटर विल बी कोएगुलेशन पावर। तो भाई सबसे ज़्यादा वैलेंसी तो यहाँ दिख रही, फिर फॉस्फेट में, फिर सल्फेट में और फिर क्लोराइड में। तो ग्रेटर द वैलेंसी ग्रेटर विल बी कोएगुलेशन पावर। नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, राइट इट्स 2 यूजेस। तो बच्चों ओजोन होता है O डबल बॉन्ड हो, अब यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। अब तुम्हें पता है ऑक्सीजन पे तो 2 ही लोन पेयर है ना। अब ये ऑक्सीजन खुद के 2 लोन पेयर, अब ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो 3 लोन पेयर बना दो विद नेगेटिव साइन। अब यहाँ एक ही बचा और इसने लोन पेयर डोनेट कर दिया तो ये पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर। उल्टा भी हो सकता था, डबल बॉन्ड यहाँ कर देते, सिंगल बॉन्ड यहाँ कर देते, वो भी पॉसिबल है, लेकिन रेजोनेंस तो पूछा नहीं। नाउ राइट्स इट्स 2 यूजेस। तो बच्चों ओजोन जो है वो जर्मीसाइड होती है, जर्म्स को किल करती है। ठीक है, ब्लीचिंग एजेंट भी होती है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होती है। तो एज एन ऑक्सीडेंट, ठीक है, एज अ ब्लीचिंग एजेंट टू ब्लीच आइवरी। तो हम कहेंगे भाई ब्लीचिंग एजेंट भी है, ऑक्सीडेंट भी है और जर्मीसाइड है, इंसेक्टिसाइड है ना। तो ये इसके यूजेस है। Now, although electron affinity of fluorine is less than chlorine, but it is strong oxidant है बच्चों। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है it is strong oxidant। भाई आपसे क्या है कि भाई फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब अगर फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो एनर्जी बहुत कम देगा, है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस, ठीक है, लेस देन क्लोरीन होना चाहिए, बट इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, लेकिन बेस्ट ऑक्सीडेंट तो फ्लोरीन ही। तो बच्चों हम क्या कहेंगे कि भाई ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डिसाइडेड इन, ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो हमें डायरेक्ट खाली ये नहीं, भाई ऑक्सीडाइजिंग क्या, दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, सेल्फ रिडक्शन करना, यानी खुद इलेक्ट्रॉन ले लेना। तो खुद इलेक्ट्रॉन लेने पे एनर्जी तो कम दे रहा है क्लोरीन से, तो फिर बेस्ट ऑक्सीडेंट कह दिया आपने। तो हम कहेंगे देखो सीधी सी बात है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर सिर्फ एक बात से नहीं बताई जा सकती। ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डिसाइडेड इन एक्वस सॉल्यूशन, है ना, एक्वस सॉल्यूशन में बताएंगे। ठीक है, तो भाई फ्लोरीन जो है सबसे पहले क्या होगा, तो हम कहेंगे फ्लोरीन में F बॉन्ड फिजन होगा। ठीक है, तो भाई F से 2F बनेगा, है ना, यानी ये बॉन्ड फिजन होगा। तो यहाँ मुझे चाहिएगी डिसोसिएशन एनर्जी। अब देखो डिसोसिएशन एनर्जी मतलब खर्चा जो आपको देना पड़ेगा। भाई फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा कब, F2 तो लेगा नहीं, F लेगा, लेकिन F तो होता ही नहीं, होता तो F2 है।
तो हम कहेंगे ठीक है भाई F2 है, ये F में कन्वर्ट होगा तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, अब ये फ्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है और F माइनस बनाता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है दैट विल बी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन ये खर्चा नहीं है तो मुझे मिलेगी, ये रिलीज एनर्जी। ठीक है, तो डिसोसिएशन एनर्जी रिक्वायर्ड है और ये एनर्जी क्या है, रिलीज है। मतलब बच्चों ये एनर्जी तो गिवन है और ये लिख देंगे हम, ये एनर्जी क्या है, रिलीज है, मिलेगी। लेकिन ये तो कम मिल रही है, तो खुद ही कह रहा है कम मिल रही, कोई बात नहीं कम मिल रही। अब एक्वस सॉल्यूशन में तो बच्चों F माइनस हवा में तो बनाया नहीं ना, गैस स्टेट में तो नहीं बनाया, किस में बनाया, तो हम कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन। अब जब ये एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा तो पानी में कोई भी चीज़ जाती है तो रिलीज्ड एनर्जी होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है भाई, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी, अब ये भी मिलेगी तो ये भी रिलीज्ड। ओके, अब ओवरऑल जो चेंजेस है बच्चों, ओवरऑल यानी यहाँ से यहाँ जाने में जो एनर्जी चेंजेस हैं एंथैल्पी, दैट इज डेल्टा H। तो मैं कहूँगी भाई डेल्टा H यानी ये अच्छा ऑक्सीडेंट है या नहीं, वो इससे डिसाइड होगा। तो ये कह रहा है भाई आप पूरा हिसाब किताब जोड़ लो, कितना दिया कितना मिला, ओवरऑल पे बात करेंगे। तो बच्चों डेल्टा H क्या होगा, तो मैं कहूँगी भाई डिसोसिएशन एनर्जी हमारी खर्च हो गई, हमने दी, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो हमें मिली और हाइड्रेशन एंथैल्पी भी रिलीज्ड एनर्जी। तो बच्चों फ्लोरीन की बात करूँ तो फॉर फ्लोरीन F बॉन्ड वैसे ही वीक होता है ना, सो लेस एनर्जी। क्लोरीन का बॉन्ड ज़्यादा मजबूत है, आपने पढ़ा है, फ्लोरीन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है। इतनी छोटी सी साइज में अगर 3 लोन पेयर लेके बैठेगा तो परेशानी, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, तो F बॉन्ड इज वीकर, सो रिक्वायर्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो तो वैसे ही क्या होगी, कम। तो जो मुझे देना था, जो खर्चा था वो तो कम है, फिर रिलीज एनर्जी भले ही कम है ना, बट हाइड्रेशन एंथैल्पी also due to small size of F minus हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है, वो ज़्यादा है। ठीक है, तो बच्चों ओवरऑल डेल्टा H जो है ना, ओवरऑल डेल्टा H फॉर फ्लोरीन इज हाईएस्ट, है ना। फ्लोरीन से तुम कहाँ पहुँचे, F माइनस, तो ये ओवरऑल चेंजेस क्या है, हाईएस्ट है, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी आपको, देनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट किस में, नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव यानी रिलीज्ड। तो भाई फ्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है, तो ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान एनर्जी रिलीज होती है वो प्रोसेस तो होता ही है ना, ये तो रूल है। तो हम कहेंगे कि भाई इसके लिए डेल्टा H जो है हाईएस्ट। कंपेयर पूछे तो तुम्हें लिखना है क्लोरीन। ठीक है, सो फ्लोरीन इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन जो है वो बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ओवरऑल आपको समझाना है बच्चों इसको। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं फटाफट। व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सप्लेन। तो बच्चों एलिमेंट्स कमिंग आफ्टर लैंथेना, एलिमेंट्स लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन यानी लैंथेनम के बाद आने वाले सारे एलिमेंट एकदम कॉन्ट्रैक्शन यानी छोटे हो जाते हैं। तो एलिमेंट्स कमिंग आफ्टर लैंथेनम आर स्मॉलर इन एटॉमिक साइज, स्मॉलर इन एटॉमिक साइज, दिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे, तो हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, LC। ठीक है, अब क्या रीजन है बच्चों, तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के रीजन है, पहला आपको लिखना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना। लैंथेनॉइड्स भाई आपका इलेक्ट्रॉन तो भर रहा है 4f में, वैलेंस शेल 6s है, तो न्यूक्लियस क्या कर रहा है, प्रोटॉन बढ़ाए जा रहे हो, तो न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है। और जो शील्डिंग इफेक्ट हमने डी ब्लॉक में देखा था, वो शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे बहुत ही नेग्लिजिबल है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड पुअर शील्डिंग इफेक्ट, इस वजह से क्या हो गया, लैंथेनम के बाद में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं बच्चों वो एटॉमिक साइज में एकदम से क्या हो जाते हैं,
छोटे हो जाते हैं। अब इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को हम कहते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों मिश मेटल। हाँ, मिश मेटल दिया है आपको। मिश मेटल क्या है? ठीक है, तो बच्चों मिश मेटल होता है अलॉयज ऑफ लैंथेनॉइड्स। alloys of lanthanoids are called mish metal। ठीक है, अब इसका कंपोजिशन बता दो। तो आप कहोगे भाई लैंथेनॉइड के अलॉयज है, मतलब लैंथेनॉइड तो है ही, इसके अलावा इसमें कार्बन भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है ना। मोस्टली इसमें लैंथेनॉइड्स होते हैं और सबसे अच्छा लैंथेनॉइड तो बच्चों इसमें होता है सीरियम। आपकी बुक में दिया है सीरियम जो है वो 40 से 45% होता है। ठीक है, तो इसका कंपोजिशन तो हम कहेंगे सीरियम 40 से 45% तो सीरियम है, लैंथेनम 25% के अराउंड है और नियोडीमियम 5% के अराउंड है। ठीक है, और इसके अलावा हम लिखेंगे इसमें कैल्शियम हो सकता है ना, और अदर इम्प्योरिटीज हो सकती है, कैल्शियम है, आयरन है। ठीक है, इंक्लूडिंग लिख देते हैं, इंक्लूडिंग कैल्शियम, आयरन एटसेट्रा। ठीक है, अब किस काम आते हैं? तो बच्चों मिश मेटल जो है पायरोफोरिक है ना, गैस लाइटर में काम आ सकते हैं। मैग्नीशियम बेस्ड मिश मेटल है तो गैस का लाइटर हो जाएगा। ठीक है, कॉपर में मिश मेटल मिक्स कर दिया तो फिर उसमें जंग नहीं लगेगा। ठीक है, तो अलग अलग इसके यूजेस हैं बच्चों। तो आपको कोई एक यूज़ लिखना है तो एक यूज़ आप लिख देंगे मिश मेटल आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्रांड्स ऑफ स्टील। ठीक है, तो यूज़ लिखना है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्रांड्स ऑफ स्टील। अलग अलग ब्रांड्स आती है भाई, जंग नहीं लगना चाहिए, हीट रेजिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, सो ये हो गया आपका मिश मेटल। मिश मेटल क्या है और यूज क्या है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 3D series of transition elements Mn shows maximum oxidation state। तो बच्चों Mn का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो हम कहेंगे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है तो हम कहेंगे N-1D के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्लस Ns इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनको मिला लो तो आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी भी एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, अब बच्चों Mn की बात करो तो हम कहेंगे Mn का एटॉमिक नंबर है 25। तो Mn के लिए D में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है 3d5 और Ns में कितने हैं तो मैं कह दूंगी 3d5 4s2। ठीक है, तो भाई 3d5 अनपेयर्ड कितने हो गए 5 और 4s2 अनपेयर्ड कितने हो गए 2। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी तो वो आ जाएगी 7, है ना। तो तुम कहोगे भाई Mn जो है वो मिडिल एलिमेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम नंबर में है, सो इट विल हैव मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ क्रोमियम एंड Mn+3 both have D4 configuration, but chromium +2 is reductant and Mn+3 is oxidant। ठीक है, अब बच्चों देखो Mn+3 की अगर मैं बात करूं तो Mn+3 का कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन और 3d4। सही, Mn+3 अगर ये Mn+2 हो जाए है ना, अगर मैं देखूं Mn+3 प्लस इलेक्ट्रॉन तो ये क्या हो जाएगा Mn+2 और बच्चों अब कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d5। तो तुम सोचो +3 से अगर मैं इसको +2 में भेज दूं तो ये 3d5 हो जाएगा बच्चों। तो Mn+2
में क्या हो जाएगा, तो मैं कहूँगी भाई हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने आप में क्या है, तो हम कहेंगे वो तो स्टेबल है। ठीक है, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो बच्चों गेन करेगा मतलब सेल्फ रिडक्शन, तो सेल्फ रिडक्शन होगा तभी तो ऑक्सीडेंट बनेगा। ठीक है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, मैं यहाँ लिखती हूँ टू अचीव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, टू अचीव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन यानी हाफ फिल्ड चाहिए इसको, दैट इज 3d5 Mn+3 सेल्फ रिड्यूस्ड, है ना, खुद एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो सेल्फ रिड्यूस्ड, सो इट बिहेव्स एज ऑक्सीडेंट। सेल्फ रिडक्शन तभी होगा जब सामने वाले का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तभी तो खुद का रिडक्शन होगा। ठीक है, तो फिर ये बात क्रोमियम में नहीं अप्लाई की, क्रोमियम +2 में भी यही था, क्या था, तो हम कहेंगे D4। अब बच्चों देखो क्रोमियम +2, तो हम कहेंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन भी है 3d4। अब क्रोमियम +2 में क्या है, तो हम कहेंगे देखो d ऑर्बिटल टूट जाता है T2G और Eg, तो देखो T2G हो गया 1 2 3, है ना, और एक इलेक्ट्रॉन आपका ऊपर आ गया Eg, D4 कॉन्फ़िगरेशन। अब होगा क्या, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा ना T2G, है ना, तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे टू अचीव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा, तो हम कहेंगे दैट इज T2G3। T2G के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। क्या करेगा क्रोमियम, तो हम कहेंगे क्रोमियम लूजेस, है ना, या क्रोमियम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन, मतलब सेल्फ क्या होगा, तो मैं कहूँगी सेल्फ ऑक्सीडेशन। तो बच्चों खुद का ऑक्सीडेशन होगा तभी तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा, है ना, सो इट बिहेव्स एज रिडक्टेंट, तो ये रिडक्टेंट की तरह बिहेव करेगा। क्लियर, चलो अब फटाफट नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ SN1 एंड SN2। तो बच्चों SN1 का फुल फॉर्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है भाई, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब होगी कैसे बच्चों, तो आपको बताना है कि ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, इट कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स। अब पहले स्टेप में क्या होगा, तो देखो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड का एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, आप लिख देना SN1 मैकेनिज्म विद टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, लिख देते हैं हम SN1 मैकेनिज्म using tertiary butyl chloride and aqueous KOH। ठीक है, तो भाई aqueous KOH है तो KOH तो बेस है ना, KOH आपका क्या करेगा, तो हम कहेंगे KOH का aqueous सॉल्यूशन OH बना देगा यानी न्यूक्लियोफाइल तैयार। ठीक है, अब बच्चों टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो टर्शियरी ब्यूटाइल 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड सबसे पहले होगा हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। ठीक है, तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, और ये जो स्टेप है बच्चों ये स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप हमें पता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, तो देखो ये बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा, मीडियम पोलर है, तो Cl नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव, तो हम कहेंगे ये बनेगा कार्ब कैटायन और ये हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल कार्ब कैटायन और Cl माइनस। अब ये बन जाएगा क्योंकि ये 3 डिग्री कार्ब कैटायन है और ये कार्ब कैटायन क्या है, स्टेबल है। ठीक है, तो ये बन गया 3 डिग्री कार्ब कैटायन। अब नेक्स्ट स्टेप, तो भाई नेक्स्ट स्टेप होने वाला है फास्ट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा,
तो हम कहेंगे टर्शरी कार्ब कैटायन पे अब अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल जो कि हमारे पास है OH माइनस। ठीक है, तो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, स्टेप फास्ट है, तो भाई ये इस पर अटैक कर देगा, है ना। तो ये बनाएगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है बच्चों SN1। अब बातें बहुत सारी है कि भाई ये कार्ब कैटायन जो है ना, ये प्लेनर होता है, तो न्यूक्लियोफाइल अबव द प्लेन भी अटैक कर सकता है, बिलो द प्लेन भी अटैक कर सकता है। तो अगर कायरियल कार्बन होता तो रेसिमिक मिक्सचर बनता, लेकिन इतना आपको बताना नहीं है, आपको सिर्फ SN1 मैकेनिज्म लिख के बताना है भाई ऐसे होता है। ठीक है, नाउ SN2 मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर। तो चलो SN2 मैकेनिज्म तो आपको पूरा लिखना है कि भाई ये क्या होता है। सो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टू मतलब बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब पहला स्टेप है ना, अब इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर 1 2 3 है, तो मुझे छोटा ही अल्काइल हैलाइड चाहिए, तो ये ले लिया CH3X। ठीक है, अब बच्चों यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है अपोजिट डायरेक्शन से, बैक डायरेक्शन से, है ना। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज फ्रॉम बैक साइड। ठीक है भाई, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो यहाँ बनता है ट्रांजिशन स्टेप और ट्रांजिशन स्टेप जो है वो आपका स्लो ही है, तो हम कहेंगे भाई ये Cl से दूर जाएगा और न्यूक्लियोफाइल जो है इस पर अटैक करेगा। ठीक है, तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है जहाँ कार्बन पेंटावेलेंट हो जाता है, मतलब कार्बन की वैलेंसी आपको 5 दिखेगी, क्योंकि ना तो पूरा बॉन्ड टूटा है ना, और ये बॉन्ड बनने जा रहा है, तो एक बार में 5 वैलेंसी, तो हाईली अनस्टेबल है, इसलिए छोटा अल्काइल ग्रुप चाहिए। और फाइनल आंसर जो है तो बैक साइड अटैक से इन्वर्जन होके फाइनल आंसर आपका हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। तो अगर एक स्टेप में होता है तो SN2, 2 स्टेप में होता है तो SN1। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का और पेपर का भी पार्ट B का। सो हाउ विल यू ऑब्टेन फॉलोइंग फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। तो बच्चों तुम्हें क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है, तो तुम्हें बनाना है फिनॉल। अब दिमाग लगाओ, डाउ प्रोसेस रसिक प्रोसेस दोनों ही पढ़े थे, तो वैसे तो रिप्लेसमेंट मुश्किल है, लेकिन अगर क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH से ड्रास्टिक कंडीशन में कराई जाए, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, तो पॉसिबल है ये बना देगा फिनॉल। नाउ डाईफिनाइल, तो बच्चों इसके लिए तुम रिएक्शन लिखो, फिटिक रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन 2Na वापस क्लोरोबेंजीन, है ना, और यहाँ लिखना है ड्राई ईथर। ठीक है, तो ये होगा क्या, तो हम कहेंगे 2NaCl बाहर आ जाएगा, तो ये बाईफिनाइल बना लेगा। ठीक है, तो ये हो गया, पहला हो गया आपका A फिनॉल, दूसरा हो गया बाईफिनाइल। थर्ड क्या है, तो बच्चों थर्ड है टोलुइन। तो इस बार तुम यूज करो वुड्स फिटिक रिएक्शन। अब वुड्स फिटिक रिएक्शन में एक तो लेना है एरोमेटिक हैलाइड, सेम रिएक्शन 2 सोडियम, एक लेना है एलिफेटिक हैलाइड। तो मुझे टोलुइन चाहिए, इसलिए मैंने टोलुइन क्या होता है, मिथाइल बेंजीन, है ना, तो यहाँ मैंने ले लिया ड्राई ईथर। अभी भी क्या होगा, तो 2NaCl माइनस और फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा मिथाइल बेंजीन यानी कि टोलुइन। सो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिव अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ डाई इथाइल ईथर। तो बच्चों डाई इथाइल ईथर का एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताओ। आपके पास 2 है ना, कि बुक में 2 एग्जाम्पल है, हैलोजिनेशन। अब बच्चों हैलोजिनेशन इन डार्क भी कर सकते हो, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, और इन लाइट भी कर सकते हो, सारे हैलोजन रिप्लेस हो जाए। तो आपको क्या करना है, हैलोजिनेशन करना है डाई इथाइल ईथर का। ठीक है, तो हम लिखते हैं डाई इथाइल ईथर। सो मुझे लिखना चाहिए क्या, C2H5 OC2H5। यहाँ चलो अल्फा हाइड्रोजन शो करना है, तो मैंने ऐसे लिख दिया CH3CH2O CH2CH3। अब बच्चों इसकी रिएक्शन तुम कराओगे क्लोरीन से इन डार्क। ठीक है,
तो होगा क्या, तो देखो ये फंक्शनल ग्रुप, ये कार्बन अल्फा, ये भी कार्बन अल्फा, तो दोनों अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा और इजी करने के लिए CH2 को हम लिख देते हैं CH सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, और ये भी हो गया CH सिंगल बॉन्ड H, है ना। तो यहाँ से क्या होगा भाई, HCl गायब, यहाँ से भी HCl गायब, तो HCl2 ले लो और दोनों हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा क्लोरीन। तो CH3CH Cl O CH Cl CH3, तो अल्फा और अल्फा डैश दोनों ही कार्बन पे क्या आ गया, तो हम कहेंगे क्लोरीन आ गया। ठीक है, तो जो फाइनल आंसर है आपका, नाम क्या लिखेंगे प्रोडक्ट का, अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो डाई इथाइल ईथर। ठीक है, डाई क्लोरो डाई इथाइल ईथर, तो ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ डाई इथाइल ईथर। एक और लिख सकते थे बच्चों, उसमें सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते, है ना। मान लो डायरेक्ट आ जाता तुमसे एग्जाम में पूछने, व्हाट हैपन्स व्हेन डाई इथाइल ईथर रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो बच्चों अगर लाइट लेंगे तो रिएक्शन तेज हो जाएगी, तो सारे हाइड्रोजन कितने हैं, देखो 3 2 5 7 10, तो 10Cl2 ले लो, सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे Cl से, और जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर। ठीक है, दोनों नहीं लिखनी है एग्जाम में, एक लिखनी है पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर। ठीक है, तो एक लिख देना इन डार्क, और ये याद है तो ये लिख देना, एक ही बात है। क्लियर, तो ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ डाई इथाइल ईथर। तो बच्चों ये आज हमने कंप्लीट कर लिया पार्ट बी, है ना, आरबीएससी क्वेश्चन बैंक का पार्ट बी, जिसमें आपके पास टोटल क्वेश्चन थे 35। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम सॉल्व करेंगे पार्ट सी। तो बच्चों वीडियो लाइक लगे, आपको लगे कि हमने बहुत मेहनत की है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, मेहनत की है तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर लेना ताकि नंबर अच्छे आए, है ना। बोर्ड का पेपर है, बोर्ड की तरफ से, बोर्ड की साइड पे है, तो चांस बनता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन इस पेपर में से आए। ठीक है, और आपकी तैयारी भी हो जाएगी एक साथ पूरे कोर्स की। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।